तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इट इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट और ये इस बार का 2020 मेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द 1940s। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर की गई थी कि पहले हमारा जो देश था वो एक कॉलोनियल पावर था, कि ब्रिटेन के अंडर एज अ डोमिनेशन के अंदर उसके आगे सबॉर्डिनेट था। तो जब पावर ट्रांसफर हुई आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, कितने सारे मिशंस आपको देखने को मिले, कैबिनेट मिशन, अगस्त ऑफर। तो ये सारों के बाद किस तरह से पावर ट्रांसफर की गई और क्या वो इफेक्टिव थी या नहीं थी, और उसके पीछे ब्रिटिश या ब्रिटेन की क्या क्या कमियां थी, बेसिकली आपने इसके बारे में वहां पर डिस्कस करना है। सीधा स्पष्ट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो आपने बेसिक्स के ऊपर जाना है कि आपने पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उन्हीं सभी को आपने यहाँ पर आंसर के अंदर लिखना है। बस फर्क ये है कि किस तरह से उसकी टोन होगी, वो डिपेंड करेगी कि किस कंटेक्स्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं असेस द रोल, कि कितने हद तक उनकी गलती थी, उनकी खामियां थी इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। या तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी गलती उनकी थी, आप ये भी बात कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इवन तो उनकी तरफ से भी काफी इनएफिशिएंसीज थी, पर ऑन द अदर हैंड साइड हमारे लीडर्स ने भी कुछ ना कुछ कमियां दिखाई। वो अपने एकजुट नहीं रह पाए अच्छे से, वो किस तरह से पावर ले सकते थे वो उन्होंने नहीं की, किस तरह से वो मासेस को कंट्रोल कर सकते थे ताकि राइट्स ना हो। ये भी आप अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर डाल सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से वहां पर आंसर को लिखना चाहते हैं। तो ये सारा आपके ऊपर रहेगा कि आपका किस तरह से आप आंसर लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगी। पर बेसिकली अगर हम कंटेंट की बात करें, वो सिर्फ इतना ही रहेगा। तो आइए अब इस आंसर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप इस क्वेश्चन के बारे में जो फंडामेंटल्स हैं, जो कंटेक्स्ट है, वो आपको क्लियर होगा। तो आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि बैकग्राउंड क्या था, कि क्या ऐसा कंटेक्स्ट बना कि ब्रिटिशर्स को पावर को ट्रांसफर करना पड़ा, जो इतने 100-200 साल से, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक हम बात कर सकते हैं 1600 से हमारे यहाँ पर यूरोपियन पावर्स का आना शुरू हुआ। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, इंग्लिश जो है हमारी 1616 में आए, फिर जो एक फॉर्मल 1757 में अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, देन बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद हम फर्स्ट 1857 की रिवोल्ट की बात करें, तो उसके बाद इतने 100 साल हो चुके हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन बनी कि उनको पावर को ट्रांसफर करना पड़ा? तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम उस बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर बैकग्राउंड डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, तो आपका एक कंटेक्स्ट बन जाएगा और फिर आपके आंसर की फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से निकल के आएगी। फिर जब आप बॉडी के अंदर जाएंगे, वहां पर आप सारे उन प्लान्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कैबिनेट मिशन या फिर अगस्त ऑफर। पर यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी का ध्यान रखेंगे कि जो प्लान पहले आया उसको आप पहले डिस्कस करेंगे, देन यू विल प्रोसीड ऑन टू द लास्ट प्लान, जो कि था माउंटबेटन प्लान। और उसके बाद जिस तरह से रेड क्लिफ लाइन डाली गई, किस तरह से डिवीजन की जाती है इंडिया पाकिस्तान के दोनों साइड्स के ऊपर, उसके बारे में आप बात करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें रोल ऑफ नेशनल लीडर्स का भी बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है डायरेक्टिव के अंदर, असेस द रोल। तो अगर जब आप रोल को असेस कर रहे हैं, तो आप या तो ये कर सकते हैं पूरी की पूरी जिम्मेवारी ब्रिटेन के ऊपर डाल सकते हैं, ब्रिटिशर्स के ऊपर डाल सकते हैं। पर अगर आप एक वेल बैलेंस आंसर लिखना चाहते हैं, तो ये करिए कि थोड़ा बहुत रोल हमारे नेशनल लीडर्स का भी कह दीजिए, कि उन्होंने जिस तरह से वो कंट्रोल कर सकते थे मासिस को, वो उसमें असफल रहे। और उनका थोड़ा बहुत खुद का स्वार्थ भी था कि अगर दो देश बन जाएंगे, तो दो देशों के जितने आगे फिर ऑफिशियल पावर्स होंगी वो बढ़ जाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को हम एकोमोडेट कर पाएंगे। तो ये आप थोड़ा इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। ये थोड़ा लिखना डिफिकल्ट रहेगा, आपके मॉडल आंसर में ऐसा नहीं दिया गया। पर ये उस सिनेरियो के लिए मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए अगर ऐसा आप आंसर लिख रहे हैं जहां पर आप सारा जो दोष है वो ब्रिटिशर्स का बता देंगे, तो आपके अबव एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स होंगे और इस तरह से आप मेरिट में आ जाएंगे। पर अगर आपने वो आउटशाइन करना है बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले, तो यहाँ पर ऐसी चीजें आपको साथ में लिखनी पड़ेंगी, एक या आधा पॉइंट, जहां पर आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और यही फिर चीज आपको आगे लेके जाएगी। सो आई होप दैट दिस मेन पॉइंट इज क्लियर टू यू। यही चीज आपने मेरे से सीखनी है कि किस तरह से हम हर एक आंसर में
कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं, ताकि हम बाकी बच्चों से आगे निकलें। तो उसके बाद हम कंक्लूजन में सीधा बात कर देंगे कि ये इस सारे प्रोसेस की वजह से किस तरह से इंडिया ने या पाकिस्तान ने राइट्स को देखा, किस तरह से वॉयलेंस हुई, ब्लडशेड हुआ, और जो कि अल्टीमेटली हमारे दोनों देशों के लिए एक हानिकारक साबित हुआ। तो इस तरह से सिंपल प्लेन हम कंक्लूजन कर देंगे। पर इस आंसर का स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो बहुत ही सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको पेश करना है। सो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू। प्लीज एक बार बता दीजिए दैट दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर, तो उसके बाद हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है स्ट्रक्चर को लेके, आपके पास कोई पॉइंट है कि आप इसको लिख सकते हैं या नहीं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो प्लीज आयुषी, शिवांगी, सुनिधि, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो आइए अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दी गई है ये थोड़ी बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन का सेंस नहीं बनता। यहाँ पर दिया गया है कि जो 1940s का जो पीरियड था, इट वाज अ टर्बुलेंट टाइम फॉर बोथ द वर्ल्ड एंड इंडिया, while the second world war was intensifying after its start in the 1939. The Indian landscape was becoming restless for achieving freedom as it was in the 1940s. It was clear that British won't be able to subjugate India for a larger period of the time, कि आगे चलते हुए ब्रिटिशर्स और ज्यादा टाइम तक इंडिया को बंदी बना के नहीं रख सकता, अपने अंदर नहीं रख सकता। इससे बढ़िया चीज ये हो सकती थी कि आप इस तरह से इस चीज को प्रेजेंट करते। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आपकी इंट्रोडक्शन इस तरह से होनी चाहिए थी: द बेट्रेयल एंड लेसन्स of World War I made Indians realize the true nature of British domination. And now the World War II gave India the prime opportunity to free itself from the shackles of British dominion. तो ये आपकी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी लाइन हो जाएगी, जहां पर हम कंटेक्स्ट को, उसके पीछे क्या कारण था जिसकी वजह से पूरा एक सिनेरियो बना, जहां पर इंडिया ने ये सोचा कि अब हमारे को आजादी के लिए अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए, वो था वर्ल्ड वॉर टू। पर जब हम वर्ल्ड वॉर टू की बात करेंगे तो हमने कुछ लेसन्स वर्ल्ड वॉर वन से भी सीखे थे, कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ दे देंगे इस वर्ल्ड वॉर वन की लड़ाई के अंदर, तो हो सकता है कि अंग्रेज हमारे को लीवे दे दें और विद द टाइम हमारे को डोमिनियन स्टेटस दे दे और हमारे को कुछ टाइम के बाद आजाद कर देंगे। पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस वर्ल्ड वॉर वन का फायदा उठाना चाहते थे और उसी टाइम के ऊपर आजादी लेना चाहते थे। पर जब हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद हमारे को बिट्रेयल का सामना करना पड़ा, हमारे को काफी हार्श लेसन्स मिले कि नहीं, जो ब्रिटेन हमारे इंडिया के अंदर है वो हमारी जो आजादी के अगेंस्ट है, हमारे गवर्नेंस सिस्टम के अगेंस्ट है, हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हम यहाँ पर ब्रेन सॉरी जो वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हमारे पूरे एग्रेरियन स्ट्रक्चर को खत्म किया गया थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस रोयत वाले सिस्टम, या फिर और जमींदारी सिस्टम की अगर हम बात कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरा खत्म कर दिया गया। इंडिया वाज मेड एज अ एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, नो डाउट हम इतनी ज्यादा चीजें हम वहां पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हार्श लेसन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन के थ्रू हमने इस चीज को सफाइज कर दिया। तो जो आपका आंसर चेक करेगा, जो इस आंसर को चेक करेगा, उसको ये खुद से पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर आप कहना क्या चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स को बचा सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, और साथ में एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन आप वहां पर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जब हमने ये पहली लाइन लिख दी कि वर्ल्ड वॉर टू अब होने जा रहा है, और इसने फिर एक तरह से इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी कि अब क्योंकि ब्रिटेन की जितने भी पावर हैं, जितने भी उसकी फोर्सेस हैं, वो डाइवर्स जगह पे ऊपर, डाइवर्स जगहों के ऊपर डाइवर्टेड हुई पड़ी हैं, तो हमारे पास एक मौका है कि हम इंडिया को आजादी दिला दें। तो ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आप फिर उसके बाद दूसरी लाइन ये लिखेंगे कि हाउएवर विस्टन चर्चिल, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के,
had made it very clear that during his prime ministership, British Empire would not let go of India, and he ensured that the freedom process becomes messy, complicated, and gets delayed in ways such as। जो मैंने ऊपर पहली लाइन लिखी है, प्लीज उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। कल को आप यही सेम ऐसी लाइन लिख के आएंगे, इतना बड़ा आप वहां पर चीजें नहीं लिखेंगे। आपकी जो इंट्रोडक्शन है मैक्सिमम 40 से 50 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए अगर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करते हैं। बेसिकली इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि किस तरह की वहां पर इंट्रोडक्शन है, बट डू टेक केयर कि इतनी ज्यादा बड़ी आपकी इंट्रोडक्शन ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेसिक कंटेंट है वो बॉडी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर ये पहली लाइन होगी। उसके बाद हमने विंस्टन चर्चिल की बात कर ली, जिसने इस पूरे प्रोसेस को डिले करने की, कॉम्प्लिकेटेड करने की हर एक कोशिश की। इन वे सच एज, अगर हम ये कंजक्शन लिख देते हैं इन वे सच एज, तो यहाँ पर हमने ये जो एडिशनल 15-20 वर्ड, 10 से 15 वर्ड्स लिखे हैं कि रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग 1940s, ये हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 4 शब्दों से, इन वे सच एज से हमारा काम चल जाएगा। और ये जो कंजक्शंस होती हैं ये काफी अच्छी तरह से आपके इंट्रोडक्शन को आपकी बॉडी के साथ लिंक करेंगी और आपके टाइम और आपके वर्ड्स को बचाएंगी। यही आपने पूरा जो चीज सीखनी है इस आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर। सो आई होप दैट दिस इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू। जो पहले मैंने 3 लाइनें लिखी हैं वो भी आपने नोट कर ली होंगी। इन केस आपने नहीं की तो बाद में जब ये वीडियो दोबारा से आप देखेंगे तो प्लीज इंट्रोडक्टरी लाइंस को नोट कर लीजिए। बेसिकली आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि किस तरह से हम अच्छे इंट्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि किस तरह से उन्होंने 2 स्टेट्स को प्रॉस्पर आगे चल के उनका जो पूरा एक मैंडेट बनाया कि हाँ 2 स्टेट्स बन सकते हैं। ऑल्दो पहले उन्होंने इस चीज के लिए मना किया, पर हवा भी उन्होंने ही दी थी कि हाँ 2 स्टेट्स इन रियलिटी हो सकती हैं। जो आइडिया है, पहले आइडिया इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे नहीं था, पर विद द टाइम जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, उस वजह से हमारे पास ब्रिटिश पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल हमारे को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट लिख देंगे क्योंकि ये जेनरिक पॉइंट है। सो द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बिकेम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ पोस्ट 1940 पॉलिटिक्स एंड ब्रिटिश वर्चुअली गेव अ वीटो टू द मुस्लिम लीग ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट। ये पहला पॉइंट है, जो जेनरिक पॉइंट है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका कंटेक्स्ट मिस आउट हो जाएगा कि मान लीजिए बाद में जितने मर्जी वहां पर प्लान्स आए जाएं, जैसे अगस्त ऑफर की बात करें, कैबिनेट मिशन की बात करें, पर जो दरार पड़ चुकी थी, जो 1940s के टाइम पे पहले ही पड़ चुकी थी इन द फॉर्म ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल, तो उसकी वजह से ज्यादातर हमारे को बाद में ब्लडशेड या राइट्स देखने को मिलते हैं। तो जब बाद में हम पहले लिंक पॉइंट के साथ लिंक करेंगे तो आपके आंसर की एक फ्लुएंट कंटिन्यूटी बन जाएगी, और वो आपके आंसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे अगस्त ऑफर जो कि 1940 में आया, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में है, कि किस तरह से वो पूरे प्लान्स आए, पर वो उनके पास जो मैंडेट थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, उनके पास कोई पावर्स नहीं थी कि इन केस कोई प्रॉब्लम आए तो वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। और ऐसे कोई मिशंस, ऐसे कोई ऑफर्स भेजने का कोई पर्पस ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं बनता जिसके पास पावर ना हो। अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे देश में कोई मिशन भेज रहे हैं या फिर प्लान भेज रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका हमने सोल्यूशन करके आना है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम घर से ही अपना प्लान तैयार करके चले जाएं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ओवर देयर हम यही चीज प्रेजेंट करेंगे, तो उस प्लान का जो डायनामिक ना हो उसका कोई पर्पस नहीं है। और यही यहाँ पर वही चीज हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑल्दो ब्रिटिश sent many committees to discuss the modalities of the post-war arrangement in India. So due to the pressure from allies, यहाँ पर हम कंजर्वेटिव और लिबरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। एक साइड के ऊपर जो कंजर्वेटिव्स थे वो इंडिया के साथ इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करने को तैयार नहीं थे, पर अगर हम लिबरल्स की बात करें उस टाइम के अंदर, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वो काफी हक में थे कि हाँ इंडिया को एज अ डोमिनियन स्टेटस, एंड मोर ओवर कि अगर इंडिया चाहता है एज अ फ्री स्टेट बनना तो उनको बना देना चाहिए। तो एक तरह से वहां पर भी लड़ाई चल रही थी। तो इसी चीज को, अलाइज को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये 2 प्लान्स भेजे थे जिसके पास प्रॉपर मैंडेट नहीं थी। अगर तो आपने मॉडर्न इंडिया को अच्छे से पढ़ा है तब आपको इन सारी चीजों के बारे में समझ आ रही होगी। इन केस आपको नहीं भी इतना इन डेप्थ नॉलेज है तो सीधा आप अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन के बारे में लिख के सिर्फ ये लिख दीजिए कि दे फेल्ड टू सॉल्व द मैंडेट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर विच दे वर सेंट ओवर हियर। इतना ही अगर आप लिख देंगे सो इट विल आल्सो वर्क फॉर यू।
So they were not given any real power to grant the wishes of the nationalists and were willing to grant only the dominion status. और ये डोमिनियन स्टेटस तो उन्होंने काफी पहले ही कह दिया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट दिस वाज नॉट द रियल डिमांड, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए, और उसी वजह से ये जो पूरे मिशन है उनका कोई फायदा ही नहीं था. सो गांधी जी डिस्क्राइब दिस प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन एज द पोस्ट डेटेड चेक. तो देखिए, जब भी आपके पास हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास कंटेंट भर के होगा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस शर्त ये होना चाहिए कि एक तो वो आपके फ्लुएंट कॉन्टिन्यूटी में हो, जो क्रोनोलॉजी है वो एकदम सही हो, और जो आप बात करना चाह रहे हैं वो आपके क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से हो. आपको हिस्ट्री के अंदर कभी भी कंटेंट की कमी नहीं आएगी, चाहे वो कल्चर की बात हो, चाहे वो जैसे कुछ साल पहले मेंस में क्वेश्चन आया था गुप्ता न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर. अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि आपको आर्ट, जो कॉइन आर्ट है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि गुप्ता टाइम के ऊपर किस तरह का आर्ट वर्क हुआ करता था, तो अगर आप वहां पर जेनरिक पॉइंट्स पे लिखाते कि वहां पर उनके सिक्कों के ऊपर जो राजा है, जो उस टाइम के, आप मान लीजिए गुप्ता एम्पायर के किसी भी राजा को उठा लीजिए, कुमार गुप्ता को उठा लीजिए, समुद्रगुप्त को उठा लीजिए, उनकी मूर्तियां बनी हुई थी, सॉरी उनकी पिक्चर्स बनी हुई थी, आप ये लिख सकते थे. या फिर आप ये कह सकते थे कि उनके जो भगवान है उनकी पिक्चर्स बनी हुई है. तो अगर आप जेनरिक पॉइंट्स भी वहां पर लिख के आ जाते तो भी आपके नंबर आ जाते. मेरे जो बाकी दोस्त थे उन्होंने वो पॉइंट, वो पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया कि हमारे को तो उनके बारे में पता ही नहीं. तो जब भी हिस्ट्री के आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास कंटेंट है, बस बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन को समझ के आप जेनरिक पॉइंट्स लिखाइए ताकि आपके वहां पर एवरेज मार्क्स आ जाएं. तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी हम जेनरिक पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, वही सेम चीज हमने लिखी हुई है. तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं वेवल प्लान के बारे में एंड द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945, जहां पर डोमिनियन स्टेटस को हमने रिजेक्ट कर दिया था, और जो डिवीजन था ऑफ टू कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, वो ब्रिटेन ने रिजेक्ट किया. पर यहाँ पर हम फिर भी लिखेंगे कि किस हिसाब से वो एक तरह से फुल प्रूफ प्लान नहीं था इंडिया की आजादी के लिए. So they also did not reach any conclusion because of the lack of intention of the British to resolve the issue and giving Muslim League the power to hold the constitutional advancement. एंड देन हम नेवल म्यूटनी के बारे में बात करेंगे, जिसने एट लास्ट इतना ज्यादा फोर्स डाला ब्रिटिशर्स के ऊपर, जब उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि नहीं, अब तो क्योंकि जो जितने भी सोल्जर्स हैं दे हैव आल्सो रेज्ड अपॉन द रिबेलियन, कि अब उनको शांत करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तब उनको ये चीज रियलाइज हुई कि अब हमारे को इस देश को आजादी देनी ही पड़ेगी. पर उस टाइम के ऊपर भी उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम किसी ना किसी तरह इस चीज को डिले करते. So only when 1946 naval mutiny shook the core of the British Empire and the British became serious and announced a cabinet mission in 1946, which finally accepted the principles of formation of Constituent Assembly and independence in a later stage via the Mountbatten Plan in 1947. तो यहाँ पर देखिए, जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये सारे प्लान्स आपने किए होते हैं, बस आपने एक एक करके उनको यहाँ पर लिखते जाना था, और उसके साथ में उसमें क्या आउटकम था, उसमें क्या कमियां थी, वो थोड़ा बहुत आपने बताना था. इतना ही इस क्वेश्चन की डिमांड थी. So even when they were sure to leave, they made sure that India gets divided into a bloody partition, which according to many is one of the greatest tragedy of human history. यहाँ पर हम क्या चीज ऐड कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं रेडक्लिफ लाइन के बारे में, जिसने हमारे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिवाइड किया. उसमें जिस तरह से डिवीजन की गई कि सीधी लाइनें ही खींच दी गई, उन्होंने कुछ किसी भी तरह की वहां पर सेटअप नहीं किया कि कौन सा जो गांव है या कौन सा जो एरिया है किस साइड के ऊपर जाना चाहिए, किस गांव में किस तरह की पॉपुलेशन रहती है, या फिर हम किसी सिस्टमेटिक तरीके से उसकी डिवीजन कर पाए. वो दिखाता है कि इनका जो पूरा मैंडेट था वो ये था कि किसी भी तरह करके हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाए और इंडिया और पाकिस्तान को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मजबूर कर दें, चाहे उसका जो रिजल्ट हो वो हो रॉयट्स या फिर किसी भी तरह का ब्लडशेड हो. ये भी सकता था कि वो प्रॉपर टाइम निकाल के, जो प्रॉपर यहाँ का कोई ऑफिशियल होता जिसको यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में पता होता, ज्योग्राफी के बारे में पता होता कि किस तरह से डिवीजन करनी चाहिए, किस तरह से गांव या फिर एरियाज को डिवाइड करना चाहिए ताकि जो ब्लड शेड है वो बहुत ज्यादा ना हो. तो इस हिसाब से वो कर सकते थे. पर यहाँ पर हम उसी चीज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, और यहाँ पर जो रेडक्लिफ लाइन के बारे में मेंशन नहीं किया गया,
ये आपका करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये रेडक्लिफ लाइन को आप कंक्लूजन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि अपने कंक्लूजन को बहुत अच्छा बनाना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। Thus, there was an active and cunning role of British imperial power in complicating the process of the power transfer of India during the 1940s and up till the 1947. आप ये लास्ट का जो पैराग्राफ है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने टाइम और वर्ड्स को बचाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि रोल ऑफ नेशनल लीडर्स की बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो फेल हो गए इंडिया का जो पावर उनको मिल रही थी उसको अच्छे से संभालने में और अपने लोगों को कंट्रोल करने में। सो ये है पूरा हमारा पहला आंसर। जो चीजें मैंने आपको बताई आई होप आपने नोट कर ली होंगी। सो इन केस अब आपके पास कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज पूछिए, देन वी विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी विच इज ऑन द वाटर स्कैसिटी। So what if we write the rule of the nationalist? देखिए जो रूल ऑफ नेशनलिस्ट है वो हम बॉडी के अंदर ही लिखेंगे, बॉडी के अंदर लास्ट पॉइंट की तरह लिख देंगे कि रूल ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स कि दे आल्सो फेल्ड in performing their role of controlling the masses and giving them the right message of how to divide the country या फिर how to have the transfer of power। इस तरह से आप दो लाइनें बना के वहां पर जो मेन आपका चीज हाईलाइट होनी चाहिए वो ये है कि आपने वहां पर दिखाया है कि नेशनलिस्ट लीडर्स का, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, दोनों का ही रोल था कि वो अच्छी तरह से पावर को ट्रांसफर नहीं करवा पाए। बस आपने वही चीज लिखनी है यहाँ पर। अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो आप रेडक्लिफ लाइन की बात लिख सकते हैं कि वहां पर फिर आप जो पूरा दोष है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ब्रिटिशर्स के ऊपर डाल देंगे कि एट लास्ट जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि देश को बांटना है, पावर को ट्रांसफर करनी है, तब भी उन्होंने एक हैपहैज़र्ड बंदे को भेज दिया जिसको हमारे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन टेरिटरी, इंडियन कल्चर के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था, और उसने सिर्फ पेपर के ऊपर सीधी लाइनें खींच दी और हमारे इंडिया को डिवाइड कर दिया। तो ये इस तरह से आप अपने कंक्लूजन के अंदर इस पॉइंट को यूज करके एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। पर जो नेशनलिस्ट लीडर का जो पॉइंट है वो आपकी बॉडी का लास्ट पॉइंट बनेगा। सो इज दिस पॉइंट क्लियर शिवांगी जी? ओके, गरिमा यू जॉइंड इट लेट, तो आपको ये जितना बाकी आंसर आपने सुना वो समझ में आ गया? जो पहले का हमने आंसर डिस्कस किया तो प्लीज उसको दोबारा से देख लेना। एंड आयुषी, सुनिधि, क्या आपको पूरा आंसर समझ में आ गया? ओके, तो देखिए बेसिकली मैं आपको बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि क्वेश्चंस के आंसर करना बहुत ही ज्यादा इजी है। कुछ बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को आंसर करने में, उसमें क्या लिखा जाएगा। बेसिकली सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि वहां पर क्या आ सकता है। अगर आपको वहां पर पेपर में इतना भी समझ में आ गया कि यहाँ पर आ क्या सकता है, तो आप बहुत आसानी से वहां पर आंसर लिख देंगे। सिर्फ आप एक बार एसेंस समझ जाइए आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग आप बेसिकली समझिए कि नमक की तरह है आपकी सब्जी के अंदर। अगर वो ना हो आपकी पूरी डिश में तो उस डिश का कोई मजा नहीं होगा। पर वो जब हम डालते हैं तो उसका कुछ पता नहीं लगता कि हाँ नमक की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वही सेम चीज आंसर राइटिंग की है। वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है स्किल ऑफ आंसर राइटिंग, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप किसी चीज को बनाते हैं तो पहले आप नमक शायद कम ज्यादा डाल देते होंगे, पर विद द टाइम जैसे आप बनाते जाते हैं उस चीज को तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि इसमें कितना नमक डलेगा, आप अंदाजे से उतना डाल देते हैं। वही सेम चीज आंसर राइटिंग के अंदर है, इतनी ईजी है आंसर राइटिंग।